जम्मू कश्मीर में ओला की सेवाओं पर बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट विभाग ने तत्काल रूप से ओला का लाइसेंस रद्द कर दिया। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों इस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया? इतना ही नहीं, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर लाइसेंस जो ओला को जम्मू कश्मीर में दिया गया था उसे जो है वह रद्द कर दिया है। ये लगातार दूसरे महीने दूसरा ऐसा बड़ा मामला है। देश की बड़ी कंपनियों में एक ओला कंपनी, उसे जम्मू कश्मीर में क्यों बैन होना पड़ा? पहले रैपिडो और अब ओला दोनों जम्मू कश्मीर के भीतर बैन हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो हमारे साथ में ये पूरी कहानी सुनिए। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ये फैसले जम्मू कश्मीर में क्यों लेने पड़े, इनके पीछे क्या कारण थे, क्या पूरा मामला हुआ, इसे सिरे से समझते हैं आखिर तक। और साथ ही साथ में आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का लाइव। इसमें हम आपको बताएंगे पूरे इस खबर का विश्लेषण करके आखिर क्या क्या हुआ, किन कारणों कैब को जो है वह बंद कर दिया गया। आपको बता दें सबसे पहले कि ओला जम्मू कश्मीर के भीतर अपनी सर्विसेज उसने साल 2023 में शुरू की थी, जानकारी के मुताबिक जो ऑर्डर पर लिखा हुआ है, और आप ये ऑर्डर भी जो है वह साथ में देख रहे होंगे। इसके मुताबिक ओला को 21 सितंबर 2023 को लाइसेंस नंबर 0001 यानी कि 0001 जारी किया गया था। उसके तहत उसे अनुमति दी गई थी कि आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी अपनी ओला सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, उन्हें लाभ होगा। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? इसमें शर्त ये थी कि कंपनी जैसे ही चालू हो जाएगी उसके बाद 6 महीने के भीतर उन्हें अपना ब्रांच ऑफिस जम्मू में सुचारू रूप से शुरू करना होगा। और जैसे ही वे अपना यहाँ पर दफ्तर शुरू करेंगे तो उसके बाद जो उन्हें लाइसेंस दिया गया है उसके तहत वह काम कर सकते हैं। लेकिन ये बताया गया कि जम्मू की जहां पर लोकेशन ओला ने दी थी कि उनका दफ्तर जो है वो खुला है, वह है जम्मू की एबीसी बिल्डिंग न्यू प्लॉट में दर्ज ओला का ऑफिस कभी पूरे तरीके से ऑपरेशनल हुआ ही नहीं, ऐसा ट्रांसपोर्ट दफ्तर का कहना है। जो ऑर्डर सामने आया है उसमें साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि जो ओला ने जम्मू के भीतर अपने ब्रांच ऑफिस की लोकेशन दी थी, जब वहां मौके पर आरटीओ पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, जब वहां पर जो है वो पूरा एरिया को चेक किया जाता है, दफ्तर को चेक किया जाता है, तो पता लगता है कि ये जो ऑफिस तो यहाँ पर है लेकिन ये नॉन ऑपरेशनल है, नॉन फंक्शनिंग है। यहाँ पर ऑफिस ये सिर्फ पर्चों में यानी कि कागज पे लिखा गया है कि जनाब हमारा दफ्तर वहां है, कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इस दफ्तर में आइएगा। लेकिन आरटीओ साहब जब वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें ये मिलता है कि ये तो नॉन फंक्शनिंग है। और इसके बाद में ऑर्डर के तहत 13 सितंबर 2024 को आरटीओ ने जब वहां पर इंस्पेक्शन किया, वहां पर ऑफिस सक्रिय रूप से जो है वह चल नहीं रहा था। इसके बाद ओला को शो कॉज नोटिस भेजा गया। शो कॉज नोटिस भेजने के बाद जब सवाल जो जवाब वहां से आया उससे संतुष्ट जब ट्रांसपोर्ट ऑफिस नहीं था तो उन्होंने बार बार नोटिस निकाले और बार बार ओला को ये पूछा गया कि आप हमें बताइए, आपका दफ्तर नॉन फंक्शनल है, नॉन ऑपरेशनल है, वहां पर जो है कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, और इतना ही नहीं, हमारे को ये बताए कि हम आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना करें, इसके पीछे की हमें जो है वो वजह आप बताइए। लेकिन हर बार जवाब वो नहीं मिला जिससे जो है ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है वो संतुष्ट हो सका। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि बार बार यहाँ से जो है हमने ओला को ऑर्डर्स भेजे, उनसे जवाब मांगे, लेकिन हर बार जवाब ऐसा था कि जो संतुष्ट करने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ? उसके बाद में जो जवाब जब तसल्ली वाले नहीं आए तो इन सारी एक्टिविटीज को देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं विशेषपाल महाजन, उन्होंने फिर ये कदम उठाया और ओला का लाइसेंस जम्मू कश्मीर के भीतर रद्द कर दिया। और अब
ये खबर हम आपको बता रहे हैं और हमने इसमें आपको बताया कि इसके पीछे क्या कारण रहे कि ओला की सर्विसेज जम्मू कश्मीर में बंद हो गई। इसी के साथ साथ में पिछले महीने रैपिडो पर भी इसी तरीके से एक्शन हुआ था, जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अपने एक्स पर भी लिखा और एक ऑर्डर भी निकाला कि अब जम्मू कश्मीर में रैपिडो नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि रैपिडो के पास जम्मू कश्मीर के भीतर अपनी सर्विसेज चलाने का लाइसेंस ही नहीं है। हालांकि अब यह बताया जा रहा है कि जो रैपिडो कंपनी है, रैपिडो ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी रैपिडो हो या ओला हो वो बैन है। इसके बावजूद भी वह चलते हैं, वह किराए पर जो है लोगों को उठाते हैं, उनसे किराया वसूल रहे हैं। वह अलग बात है कि रैपिडो पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि वह इलीगल तरीके से यहाँ चल रहे हैं। जो भी ट्रैफिक पुलिस के हथे चढ़ता है या जो भी कहीं पर पकड़ा जाता है उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाता है, बाइक को सीज कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इस बीच भी राइडर्स जो हैं वे चल रहे हैं। ऐसा ही ओला में भी होने वाला है। हो सकता है कि गाड़ियां ओला का स्टिकर अपनी गाड़ियों के बाहर से निकाल दें और उसके बाद इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर चले, लेकिन ऑफिशियल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये दोनों कंपनियां जम्मू कश्मीर के भीतर रन नहीं कर सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनके ऑर्डर के तहत इन्हें जम्मू कश्मीर में इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है और इनकी सर्विसेज बैन हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में अगर ओला का ऑफिस होगा, अगर रैपिडो का ऑफिस होगा, तो इससे क्या फायदे जो हैं वह हो सकते हैं। सबसे पहला इसका फायदा तो यही है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वह बेहद ज्यादा है। इसके मुताबिक अगर इनके ऑफिसेज यहाँ पर खुलेंगे तो जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय युवा है, उन्हें रोजगार मिल सकता है। बेशक उन दफ्तरों में काम करने वाले 40 लोग हो, 50 लोग हों, 60 लोग हों या 100 लोग हों, वह जम्मू कश्मीर के होंगे। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी राज्य में जाकर या किसी भी यूटी में जाकर अपने ऑफिस को खोलती है तो सरकार की तरफ से यही शर्त होगी, क्या होती है कि आपके पास में लोकल युवा जो हैं वे ज्यादा होना चाहिए, उन्हें रोजगार का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, जो बेले हैं, जिनके पास ड्राइविंग स्किल्स पूरी है लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है कि वह पैसा कमा सकें, और उन्हें भी जो है इससे फायदा होता है। वह भी जो है यहाँ पर गाड़ी चलाकर अपनी महीने में जो है वह कमाई कर सकते हैं या उन्हें तनख्वाह जो है वह लग सकती है। तीसरा फायदा दफ्तर खोलने का जम्मू के भीतर में क्या हो सकता है कि जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर से यहाँ आते हैं, उन्हें भी जो है जो फायदा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत से विकल्प खुल जाते हैं कि वह किस गाड़ी से सफर करना चाहते हैं, कौन से ऐप से सर्विस लेना चाहते हैं। वह लोकल ऑटो से जाएंगे या फिर ओला कर लेंगे, उबर कर लेंगे या इसके अलावा रैपिडो, वह उनके पास चॉइसेस होती हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में क्या होगा कि जैसे शिकायत है मैं या हम या आप ओला से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ में बदतमीजी की गई, रैश ड्राइविंग हो या कुछ भी हो, तो आप जो है इजिली दफ्तर जाकर शिकायत जो है वह कर सकते हैं। और साथ ही साथ में सरकार भी जो है वह निगरानी रख सकती है कि आखिर किस तरीके की सर्विस जम्मू कश्मीर के भीतर ये तमाम कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, और सख्ती से एक्शन लेना हो या कोई वार्तालाप करनी हो, ऑफिशियल के साथ जुड़ा रहना हो, तो अगर एक दफ्तर यहाँ पर होगा तो ब्रांच का जो हेड होगा उससे इजिली बातचीत की जाएगी ताकि उनका सुधार हो सके। लेकिन ये जब दफ्तर ही नहीं है तो इन तमाम चीजों का कोई मायना नहीं रह जाता कि ये काम जो है वह हो सकते हैं आसानी से या नहीं। अब बात करते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में रैपिडो था, ओला है, उबर है या बाकी अन्य वो कंपनीज हैं जो ट्रैवलिंग का काम करती हैं, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि आपके पास ऑप्शंस खुले हों और आप मनचाही राइड ले सकते हैं। और अब इनका नुकसान क्या हो सकता है? इनका नुकसान ये होगा कि जैसे रैपिडो बंद हो गया, उस समय हमने देखा कि किस तरीके से कुछ ऑटोज वालों ने जो है वो खुशियां जाहिर की, खुशियां मनाई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सपोर्ट में नारेबाजी भी की कि ये बहुत अच्छा कदम लिया गया कि रैपिडो को बंद किया गया। अब जब उबर बंद हुआ है तो इससे भी उनको खुशी होगी, क्योंकि बहुत से इनमें ऐसे लोग होंगे जो मनचाहा किराया वसूलेंगे। वो सीधा कह देंगे जनाब इतने हम लेंगे, आपको आना है तो चलिए, नहीं तो रहने दीजिए, आप किसी और को देख लीजिए। इस तरीके की घटनाएं अब अवश्य होंगी, क्योंकि जब संसाधन कम हो जाते हैं तो फिर बोलबाला कुछ का जो है वह चलता है जिनके पास साधन हो। इससे क्या होगा कि चाहे हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, यहाँ पर
कुछ लोकल टैक्सी या ऑटो वाले जो है वह मनचाहा किराया वसूल सकते हैं। दूसरा ऑर्डर जो निकाला गया है, वैसे जैसे हमने आपको बताया था कि बीते दिनों भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से जो ऑर्डर निकला था उसमें 18% किराया जो है वह वृद्धि हुई थी। जितनी भी चाहे मेटाडोर्स हों, बसेस हों या टैक्सीज हों, उनका किराया 18% बढ़ाया गया था। लेकिन साथ ही साथ में ऑटो वालों के लिए भी जो है वो किराया फिक्स किया गया था। उसमें जो है ई रिक्शा हो, ई ऑटो हो या बाकी पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऑटो हो, उनका भी फेयर जो है वह सेट किया गया था कि वह पर किलोमीटर कितना ले सकते हैं। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और वह हमने स्टोरीज भी चलाई थी कि उनका ये कहना था कि जिस तरीके से फेयर को फिक्स किया गया है इससे हमारा घर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी किस्तें पूरी नहीं होंगी तो घर क्या खाक चलेगा। तो ये ऑर्डर निकालने का अब तक का प्रभाव ग्राउंड पर है। इतना ही नहीं, इससे पहले जो भी टूरिस्ट थे या जो लोकल्स थे, जो भी ऑटो लेते थे, बाइक लेते थे या बाकी और से जो है वो सर्विस किया करते थे, उनको क्या था कि वह ऐप खोलते थे। ऐप खोलने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी लोकेशन डाली तो एक किराया सामने आ जाता था कि आपको जिस लोकेशन पर जाना है वहां का ये किराया आपको लगेगा। तो अगर कोई संतुष्ट होता था तो चले जाता था, नहीं होता था तो वह अल्टरनेट देखता था। लेकिन अब उनके पास वह अल्टरनेट नहीं होगा और इससे कहीं ना कहीं नुकसान टूरिस्ट का भी हो सकता है, हमारा आपका भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन ऑटोज में, टैक्सीज में आप जाएंगे तो वह मनचाहा किराया वसूलेंगे। क्योंकि मेरी बहुत से ऑटो वालों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ऑर्डर निकला है हम इसको नहीं मानेंगे, हमारा नहीं हो सकता इस पे गुजारा। जनाब इतना अगर आप कर सकते हैं तो बताएं, नहीं तो कुछ और सोच लीजिए। जम्मू कश्मीर में मेटाडोरों का हाल तो आपको पता ही है किस तरीके का है। मेटाडोर्स जो हैं वह किराया तो उतना ही लेती हैं जितना ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निर्धारित किया होता है, लेकिन वह चलती किस तरीके से हैं वह आप भली भांति जानते हैं। उतना ही नहीं, गर्मियों का समय है, सवारियां इस तरीके से मेटाडोरों के भीतर ठूसी जाती हैं कि मान लीजिए ये लोग नहीं बल्कि भेड़ बकरियां आपने किसी शेड के भीतर बंद करनी हो, ऐसा हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर होता है। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार को इस पे क्या करना चाहिए। आप ओला को बंद कर दीजिए या रैपिडो को बंद कर दीजिए, आप ऑर्डर्स निकालिए या आप जो है इसके साथ में ऐलान कीजिए। लेकिन इस बीच सरकार को भी कुछ कड़े नियम जो है वह उठाने पड़ेंगे। उनमें से क्या होगा कि किराए की जो लिस्ट आप निकालते हैं, जो सूची आप निकालते हैं, उसे जो है आपको सख्ती से लागू करना होगा। अगर कहीं पर लागू नहीं होता है तो उस पर आपको एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि बाकी जो लोग हैं वह सुधर जाएं। इतना ही नहीं, आपको हेल्पलाइन नंबर्स और कंप्लेन के लिए जो है आपको या तो नंबर्स दे देने हैं या इसी के साथ साथ में कोई ऐसी जगह बनानी है जहां पर आम आदमी इजिली एक्सेस कर सके और वह अपना दुखड़ा आप तक पहुंचा सके। तो और उसे इस बीच में डर भी ना हो और साथ ही साथ में उसे जस्टिस भी मिल सके। इतना ही नहीं, आपको लगातार जो है वह छापेमारी या इंस्पेक्शन जो है वो करनी चाहिए, जैसे कि बस स्टैंड हो गया या एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, अस्पतालों के आसपास हो गई, जो भी मेन जगहें हैं जहां पर आम लोगों का, गरीब लोगों का ज़्यादा जो है वह आन जान होता है, तो वहां पर चाहिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस को उन जगहों पर इंस्पेक्शन करते रहें ताकि आपको पता लग सके कि क्या जो ऑर्डर्स आपने निकाले हैं, जो गाइडलाइंस आपकी है, उस पर टैक्सी, कैब या इसके साथ साथ में ऑटो वाले खरे उतर पा रहे हैं या लोगों को लूटने का धंधा चल रहा है। तो इसको लेकर आपको जो है इंस्पेक्शन समय समय पर करती रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, अनिवार्य कर दीजिए डिजिटल मीटर की, मीटर के हिसाब से जो है वो लोग किराया देंगे। जिनके पास मीटर नहीं होगा उन पर कार्रवाई कीजिए, उनका चालान आप कीजिए। क्योंकि इससे पहले भी जब मीटर लगाने की बात उठी थी तो बहुत से जो ट्रांसपोर्टर से वे खिलाफ हो गए थे कि इस पर क्या मीटर लगाना है जी, लोगों को थोड़ा थोड़ा ही जाना होता है। तो यानी कि मीटर ना लगाना ये साफ कर देता है कि यहाँ पर लोग जो हैं वह आम आदमी का, गरीब आदमी का खून चूसने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए गए थे कि हम मीटर नहीं लगाएंगे। हालांकि ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कहा तो गया था कि सब ऑटो वालों को मीटर लगे हुए होने चाहिए, लेकिन आप अभी भी देखेंगे तो करीबन 80% ऐसे ऑटोज होंगे जिनके भीतर मीटर नहीं लगा होगा। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि लोग तो मीटर के हिसाब से पैसा देंगे और जब मीटर के हिसाब से पैसा देंगे तो वो जो मनचाहा किराया है वह वसूल नहीं पाएंगे। और इतना ही नहीं,
जनता को जागरूक भी जो है वो करना होगा। उसको लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो या उनके अपने और लोग हों, उन्हें जनता को जागरूक करना होगा इन तमाम बिजी इलाकों में जाके, बिजी जगहों पर जाके, ताकि वह ऑटो वाले से ये बात भी कर पाएं कि आखिर सरकार ने तो इतना किराया रखा है, आप वसूल कैसे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर सोचना पड़ेगा, दरपकड़ रखनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो ऑर्डर्स दफ्तरों से निकलते हैं, बाबू लोग खुद एसी में बैठे होते हैं, बाहर वह आते नहीं, बाहर गर्मी है, 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो कौन ही बाहर निकलेगा। जब कोई कंप्लेन आएगी फिर हम उस पर सोचेंगे। ऐसा जो है सिस्टम चला होता है। जो ऑर्डर्स हैं वह किताबों में ही रह जाते हैं या कागजों में ही रह जाते हैं, ग्राउंड पर वह इंप्लीमेंट नहीं होते। ये बहुत से ऑर्डर्स हमने देखे हैं जिसका जो है वो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि विशेषपाल महाजन जो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वह अपने कामों को लेकर सख्ती से जो है वह लागू करने की कोशिश करते हैं और वह इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये ऑर्डर्स तो निकल चुके हैं, यहाँ पर ओला हो या रैपिडो हो, उसे बैन तो कर दिया गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लोगों पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कैब वाले जम्मू कश्मीर के भीतर है, वह आम आदमी का खून नहीं चूसेंगे, बल्कि जो फेयर प्राइसेस हैं उस पर ही काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा। अब इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर आपसे भी यही उम्मीद है कि जो आप ऑर्डर्स निकालते हैं वह ग्राउंड पर सही से इंप्लीमेंट भी होंगे।